मेरा नाम आरती है और हमारा आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, जो कि है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म समझा था कि सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, और फिर वो भारतीय संदर्भ में उसका क्या अर्थ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान या भारतीय शासन व्यवस्था एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, और साथ ही इंडियन जुडिशरी का या सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा है हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की पुनर्स्थापना में। यह सब हमने किया था अपने पिछले लेक्चर में। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे, जो कि है डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म या फिर धर्मनिरपेक्षता पर जो वाद विवाद हुए हैं, जो एकेडमिया में वाद विवाद हुए हैं, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जब भी हम सेक्युलरिज्म पे डिबेट की बात करते हैं तो हम मुख्य तौर पर इस डिबेट को दो भागों में बांटते हैं। पहला वो, क्योंकि कुछ विचारक ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में यह मत रखते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता जैसा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, वह एक सफल अवधारणा नहीं है। हमें भारत जैसे देश के लिए एक वैकल्पिक अवधारणा की जरूरत है, या फिर एक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो भारत में जो कम्युनलिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, इन इश्यूज से डील कर सके। तो इनको डील करने के लिए सेक्युलरिज्म एक बेहतर उपाय नहीं है। एक ग्रुप ऑफ या मतलब एक ग्रुप जो ऑफ स्कॉलर्स हैं उनके नज़रिए से। वहीं पर जो दूसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें धर्मनिरपेक्षता के अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट को समझने, मतलब उसका एक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन करने की ज़रूरत है। यानी कि हम जो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा देखते हैं और जिसके आधार पर हम कहते हैं कि भारत में यह सफल नहीं है, हमें उस परिभाषा में को बदलने की ज़रूरत है, ना कि धर्मनिरपेक्षता को बदलने की ज़रूरत है। यानी कि जो हमारा नज़रिया है धर्मनिरपेक्षता को समझने का, हमें उस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, हमें उस परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है, और भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल, ना कि हमें पूरी अवधारणा को बदलने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमारे पास दो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स आते हैं। पहला ग्रुप जो है जो एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन की बात करता है, जो सेक्युलरिज्म के अल्टरनेटिव की बात करता है। उस ग्रुप में मेजरली पार्था चैटर्जी, आशीष नंदी और टी एन मदान जैसे स्कॉलर्स आते हैं। वहीं पर जो दूसरा ग्रुप है जो ये कहते हैं कि हमें अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन की जरूरत है धर्मनिरपेक्षता के, उसमें राजीव भार्गव और डी स्मिथ जैसे विचारक आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्था चैटर्जी से शुरू करते हैं। पार्था चैटर्जी मानते हैं कि जो इक्विडिस्टेंस है, यानी कि सभी धर्मों से राज्य एक समान दूरी बनाकर रखेगा, सभी धर्मों से एक खास तरीके का जो संबंध है, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को प्रायोरिटी दे और दूसरे धर्म को वो डिस्करेज करे, ऐसा कुछ नहीं करेगा। राज्य सभी धर्मों से एक बराबर की दूरी बनाकर रखेगा। पर उन्हें इस बात से परेशानी यह है पार्था चैटर्जी को कि अगर राज्य सभी धर्मों से एक खास दूरी बनाकर रखता है तो इससे जो मेजॉरिटी का धर्म है वो धर्म कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के धर्म पर हावी हो जाएगा, और इससे ये जो धर्म हावी हो जाएगा मेजॉरिटी का, उससे माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, उनके विपक्ष में प्रोसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगा, या फिर अत्याचार और भेदभाव शुरू हो जाएगा। इस वजह से परेशानी यह है कि हमें धर्मनिरपेक्षता के बजाय सहिष्णुता की भावना को लोगों में स्थापित करने की जरूरत है, सहिष्णुता की भावना को बढ़ाने की जरूरत है। और इस तरीके से हमें हमें इक्विडिस्टेंस के जगह पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को, डिफरेंट रिलीजन को उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी स्थिति के हिसाब से समाज में डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। यानी कि एक विभेदात्मक उनको जो है ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, ना कि सबको समान तरीके का ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। क्योंकि समाज में सभी धर्मों की स्थिति, सभी धर्मों के संसाधन या सभी धर्मों की जो क्या कह सकते हैं स्ट्रेंथ्स हैं वो डिफरेंट है। तो इसलिए हमें धर्मों के साथ, सभी धर्मों के साथ इक्वी डिस्टेंस के बजाय उन सबके साथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, जो कि सेक्युलरिज्म के आइडिया के अगेंस्ट है। इसीलिए हमें सेक्युलरिज्म की जगह पर टॉलरेंस की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस वजह से पार्था चैटर्जी कहते हैं कि सेक्युलरिज्म भारत में एक सफल कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे आते हैं आशीष नंदी। आशीष नंदी
एक डिवीजन वो स्टैब्लिश करते हैं, कहते हैं कि एक जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था, एक जो हम परंपरागत तौर पर हम जिस तरीके से जीते थे, जहां पर हमारे धर्म में सहिष्णुता या समायोजन या फिर समरूपता जिसे कह सकते हैं, अकोमोडेटिव नेचर जो होता था रिलीजन का, एक वो तरीका था जिंदगी जीने का जो हमारा परंपरागत तरीका था। और एक हमारा मॉडर्न तरीका है जो कि ज्यादा पॉलिटिकल, उसको बहुत पॉलिटिकल मोनोलिथिक, उसको मतलब कि एक जो वो है पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रांग है, वही सबसे बड़ा सत्य है, रिलीजन को दबा दिया गया है। ये जो आइडिया है ये मॉडर्न आइडिया है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये है कि आशीष नंदी कहना चाह रहे हैं यहां पर कि जो ये कम्युनलिज्म का आइडिया है, जो सांप्रदायिकता का आइडिया है, उसे पॉलिटिक्स ने खुद ने क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स को अगर कोई काउंटर कर सकता था, अगर पॉलिटिक्स के सामने अगर कोई पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सकता था, उसे चैलेंज कर सकता था, वो रिलीजन था। तो मॉडर्न आइडिया जब आया पॉलिटिक्स का, तो उसके साथ साथ एक चाहत आई, एक मतलब अपना एक कहते हैं ना कि एकदम मोनोपोली स्थापित करने की, कि पूरा जो शक्ति है उस पर एकाधिकार हो राज्य का। अब इस एकाधिकार के सामने जो चैलेंज था वो धर्म था, तो इसलिए राज्य को जरूरी था कि वह धर्म को किसी भी आइडिया के तरीके उसे पेरिफेरी पर ले जाए, उसे मतलब खत्म करने की कोशिश करे, तभी राज्य का एकाधिकार स्थापित होगा। तो इसमें राज्य ने पहले कम्युनलिज्म का आइडिया स्थापित किया, यानी सांप्रदायिकता का आइडिया स्थापित किया, फिर उस सांप्रदायिकता के काउंटर में उसका विरोध करने के लिए उसने सेक्युलरिज्म के आइडिया को जन्म दिया। तो इस तरीके से आशीष नंदी के विचारों में जो सेक्युलरिज्म है वो कहीं ना कहीं राज्य की ही देन है, राज्य का एक बनाया हुआ आइडिया है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म कभी भी सांप्रदायिकता का हल नहीं हो सकता, कभी भी रिलीजियस हार्मनी की स्थापना नहीं कर सकता है, क्योंकि वही रिलीजियस डिसहार्मनी को जन्म देने वाला आइडिया ही कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म ही है। तो इस वजह से आशीष नंदी कहते हैं कि हमें इस मॉडर्न आइडिया ऑफ नेशन जो है, जो हमारे राज्य का आधुनिक अवधारणा है, उसको छोड़कर हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था, टॉलरेंस वाला और अकोमोडेटिव वाला, उस पर हमें दोबारा चलने की जरूरत है, हमें उसको अपनाने की जरूरत है, जो कि भारत के कल्चरल ट्रेडिशंस में रहा है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा में रहा है। हमें उसे अपनाने की जरूरत है, ना कि जो ये राज्यों की आधुनिक अवधारणा है उसको अपनाने की जरूरत है। और अगर हम राज्यों की आधुनिक अवधारणा का त्याग कर रहे हैं तो धर्मनिरपेक्षता ऑटोमेटिकली हम उसका त्याग ही कर रहे हैं, तो वह धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। इसके बाद आते हैं टी एन मदन। टी एन मदन का मानना है कि जो ये धर्मनिरपेक्षता है या सेक्युलरिज्म है, वह एक वर्केबल सोल्यूशन नहीं है साउथ एशिया के संदर्भ में। क्योंकि यहाँ पर वर्केबल सोल्यूशन इसलिए नहीं है कि भारत में या साउथ एशिया में, मतलब हम यहाँ साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो मेजॉरिटी है, जो यहाँ पर बहुसंख्या है, वो किसी ना किसी धर्म से खुद को जोड़ती है। मतलब यहाँ पर जो इररिलीजियस लोगों की बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लोग गैर धार्मिक बहुत कम लोग हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग धार्मिक हैं और खुद को किसी ना किसी धर्म से जोड़ते हैं। तो ऐसे जहाँ पर इतना रिलीजियस प्लूरलिज्म हो, धार्मिक बहुलवाद हो, वहाँ पर यह आइडिया स्थापित नहीं हो सकता है। या फिर अगर इसे और एक्सटेंड करें तो हम ये कहेंगे कि टी एन मदन का यहां पर कहना यह है कि अगर जिस समाज में इतना ज्यादा धार्मिक बहुलता हो, इतना ज्यादा रिलीजियस प्लूरलिज्म हो, अगर वहां पर धर्मों को मान्यता नहीं दी गई, धर्मों को दबाने की कोशिश की गई, तो वह धर्म रिटेलिएट करेंगे। और अगर वो धर्म रिटेलिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या फिर जो है ये धर्मांधता, ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलेगा, जो कि समाज में शांति और व्यवस्था के लिए भी अपने आप में एक तरीके से चुनौती बन सकता है। तो इस वजह से जरूरी है कि राज्य धर्मों को मान्यता दे, ना कि धर्मों को दबाने की कोशिश करें। और साउथ एशिया का नेचर ऐसा है, यहाँ की प्रकृति ऐसी कि यहाँ के लोग खुद को धर्म से जोड़ते हैं, इसीलिए इन देशों में धर्म को दबाना असंभव है। धर्म को मान्यता देना इकलौता चारा है यहाँ पर शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए। दूसरा, साउथ एशिया के देशों में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने किसी न किसी धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित कर दिया है, स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया है। कुछ देशों में बुद्धिज्म को अपना लिया गया, कुछ देशों में इस्लाम को अपना लिया गया। तो ऐसे में यहां पर यह कह देना कि जो सेक्युलरिज्म का आइडिया वो सक्सेसफुल है, अगर वो सक्सेसफुल होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा हुआ है इतिहास में। इसका मतलब यह है कि जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है वह साउथ एशिया के देशों पर लागू नहीं होता है। और तीसरा चीज इन्होंने कहा है, वही पहले वाले पॉइंट को और एक्सटेंड किया है, कि जो सेक्युलरिज्म है वह काउंटर नहीं कर सकता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को, क्योंकि रिलीजियस जो फंडामेंटलिज्म है उसे जन्म देने वाला ही सेक्युलरिज्म ही है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा सेक्युलरिज्म हो जाता है, जब ज्यादा धर्मों को दबा दिया जाता है, तो ऐसे में धर्म जो है रिटेलिएट करते हैं और उस रिटेलिएशन की वजह से ही कहीं ना कहीं
जो है ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का जन्म होता है। तो इसीलिए अगर ज़रूरी है कि अगर हमें रिलीजियस हार्मनी स्थापित करनी है और इंटर रिलीजियस हार्मनी, यानी कि जो विभिन्न धर्म उनके आपस में हार्मनी स्थापित करनी है या एक धर्म के अंतर्गत ही हार्मनी स्थापित करनी है, तो हमें ज़रूरी है कि हम जो हमारा पुराना आइडिया है टॉलरेंस का, रिलीजियस प्लूरलिज्म का, उसी को लेकर चलें और हमारे यहाँ जो बहुत सारे धर्म हैं उनको मान्यता दें, ना कि हम उन्हें दबाने की कोशिश करें या सेकुलरिज्म जैसा एक आइडिया लाने की कोशिश करें जो इन धर्मों को मान्यता नहीं देता है। तो यह है टी एन मदान का आइडिया। तो इस तरीके से हमारे पास 3 विचारक हैं, बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं, पार्था चैटर्जी, आशीष नंदी और टी एन मदान, जो यह मानते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता का आइडिया है या जो सेकुलरिज्म का आइडिया है वह भारत के संदर्भ में एक फेलियर है, वहाँ पर एक असफलता के तौर पर है। हमें इसके अल्टरनेटिव्स को ढूंढने की ज़रूरत है, ना कि हमें सेकुलरिज्म को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। यह मानते हैं ये लोग। अब इसके बाद आता है दूसरा ग्रुप जो यह मानते हैं कि हमें सेकुलरिज्म के अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन की ज़रूरत है, ना कि सेकुलरिज्म के अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। यानी जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी एक वैकल्पिक समझ की जरूरत है, ना कि उसके लिए किसी और विकल्प को तलाशने की जरूरत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है डी.ई. स्मिथ, जिनकी किताब का नाम है इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। उनका पॉइंट ये है, उन्होंने पहले तो बताया है कि किसी भी सेक्युलर स्टेट में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जिसके आधार पर हम किसी भी देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे भारत जो है वह इस आइडिया से डिविएट कर चुका है, पर फिर भी जिस डिविएट करके उसने जो नया आइडिया गढ़ा है वह भारत का अपना स्पेशल टाइप का सेकुलरिज्म है। वो ऐसा नहीं कि भारत ने सेकुलरिज्म का आइडिया छोड़ दिया है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, वहां पर 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिटीजनशिप और सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन या फिर न्यूट्रलिटी। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति और धर्म के बीच संबंध है, जहां पर वहां पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। व्यक्ति और धर्म के बीच जिस भी तरीके का इंटरेक्शन होगा उसका पूरी तरीके से एकाधिकार जो होगा उन्हीं दोनों के पास होगा और वो आपस में एक दूसरे के साथ डील करेंगे और राज्य उस क्षेत्र को बिना किसी हस्तक्षेप एकदम उससे अपने प्रभुत्व से, अपनी सीमा से आजाद कर देगा। तो यह होगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो आर्टिकल 25 इस चीज को पुख्ता करता है। हमारे यहाँ जो अनुच्छेद 25 है वह भारत के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो इस वजह से ये जो पहला कंपोनेंट है, जो पहला तत्व हमारे संविधान में मौजूद है। दूसरा है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता का मतलब यह हुआ कि यहां पर राज्य और व्यक्ति के बीच कैसा संबंध होगा, ये इस संबंध को नागरिकता द्वारा दर्शाया जाता है। और इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समानता, कि नागरिकता का उद्देश्य यह होगा कि हर व्यक्ति, उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी जन्म स्थान हो, कुछ भी हो, मतलब उसकी पहचान कुछ भी हो, उस पहचान से परे राज्य सभी व्यक्तियों को एक समानता का ट्रीटमेंट देगा, एक समान तरीके का सम्मान और गरिमा वाला जीवन जीने की व्यवस्था करेगा, उसको उस तरीके की परिस्थिति बनाएगा। ठीक है। पर ऐसे में जो है, और हमारा ये दूसरा हुआ यहां पर जो आर्टिकल 15 और 16 है भारतीय संविधान का, वह सिटीजनशिप राइट्स प्रोवाइड करता है। वह बताता है आर्टिकल 15 में जैसे कि कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। वहीं पर आर्टिकल 16 कहता है कि जो हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है जहां पर, वहां पर इन आधारों पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सिटीजनशिप जो राइट्स है वो हमारा संविधान हमारे यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करता है। इस तरीके से भारतीय संविधान सेकंड लेवल पर भी क्वालिफाई करता है। तीसरा है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, जिसे न्यूट्रलिटी भी कहा है उन्होंने, यानी तटस्थता। यहां पर वह 2 तरीके की बात कहते हैं। एक तो कहते हैं कि एक नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी होगी कि राज्य का अपना क्षेत्र होगा, धर्म का अपना क्षेत्र होगा, और वो दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एकदम दूरी बनाकर रखेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि कंप्लीट डिस्टिंक्शन होगा, कंप्लीट अलगाव हो जाएगा राज्य और धर्म का। तो कहीं और पर डी.ई. स्मिथ जो सेकंड वाला एस्पेक्ट है कि कंप्लीट अलगाव, कि दोनों के बीच किसी भी तरीके की कोई अंतरक्रिया नहीं होगी, किसी स्थिति में भी अंतरक्रिया नहीं होगी, यानी किसी भी स्थिति में इंटरेक्शन नहीं होगा, उस स्थिति को सपोर्ट करते हैं। और भारतीय राज्य में अगर देखा जाए तो भारतीय राज्य ने जब अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं घोषित किया है, इनफैक्ट जो राज्य द्वारा फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर किसी भी तरीके की रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दी जा सकती, लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता कोई खास धर्म अपनाने के लिए या किसी खास धर्म की प्रीचिंग्स को अटेंड करने के लिए, या उसके जो है
जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करने के लिए उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता लोगों को। तो यह आज़ादी जो दी गई है वह बताता है कि राज्य किस तरीके से अपने आप को जो है यहाँ पर धर्म के क्षेत्र से बाहर रख रहा है, वहां से तटस्थ रख रहा है। तो ये जगहों पर इन तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य एक सेक्युलर स्टेट होने के लिए होने का की जो भी क्वालिटीज है उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके पास वो सभी क्वालिटीज बरकरार हैं। पर हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारी और भी अनुच्छेद हैं, ऐसे और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे ऊपर, जो हमने सारे आर्टिकल्स बताए हैं उनके एक्सेप्शंस हैं, उनके अपवाद हैं, जो इस चीज को एक कंट्रोवर्शियल बना देते हैं कि क्या वास्तव में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पर जो डी स्मिथ है उनका पॉइंट ये है कि कोई भी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है सेकुलरिज्म की या धर्मनिरपेक्षता की, कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है कि दुनिया के हर देश इसी तरीके का सेकुलरिज्म मानेंगे। यह एक आदर्श टाइप का सेकुलरिज्म है। उन्होंने कहा हर देश अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको थोड़ा चेंज कर लेता है, और ऐसा ही भारत ने किया। भारत का जो सेकुलरिज्म है वह पाश्चात्य देशों के या वेस्टर्न कंट्रीज के सेकुलरिज्म के आइडिया से थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। अब अगर यहां पर बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो इसका एक्सेप्शन है 25(2)(b), जिसमें यह कहते हैं, मतलब हमारा संविधान कहता है कि अगर कोई भी मतलब जो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसे कर्टेल किया जा सकता है इन केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, या फिर लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य को नजर में रखते हुए अगर जो है मतलब जरूरत पड़े तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस मैटर्स में। तो ये एक एक्सेप्शन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो अगर हम दूसरे शब्दों में इसे समझें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यक्ति और धर्म के बीच का संबंध है वो एक्सक्लूसिव नहीं है। राज्य जरूरत पड़ने पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) के जरिए उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। वहीं पर दूसरा जो हमारा सिटीजनशिप है 15 और 16, समानता का अधिकार, उसके भी एक्सेप्शन है, जैसे 15(4) और 16(4). मतलब कि अगर जरूरत पड़े और अगर ऐसा हो कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब अगर किसी समूह को, ग्रुप ऑफ पीपल को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, जरूरत जितना उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, अगर वो अंडर रिप्रेजेंटेड है कि जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या अन्य तरह से, या फिर वो सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं, इन लोगों के कल्याण के लिए उन लोगों को कहते हैं समानता के स्तर पर लाने के लिए इस तरीके का कुछ मतलब स्पेशल पॉलिसीज, कुछ स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए किए जा सकते हैं, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक भेदभाव, यानी एक ऐसा भेदभाव जिसके जरिए जो समाज में असमानता व्याप्त है उसको खत्म करना। तो यहाँ पर हमने जैसे कि जो आर्टिकल 15 है वो कहता है कि किसी भी, यहाँ पर एक केस का उदाहरण देना चाहूंगी, मिसेस चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये केस 1951 का है। वहाँ पर जो है 1951 से पहले जो है 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक रूल था, गवर्नमेंट ऑर्डर था 1927 का, जिसमें जो वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे और वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस थे, वहाँ पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हुआ करता था। तो जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जो है वहाँ पर तो जो ये मिसेस चंपाकम दोराईराजन थी, उन्होंने इसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि यह मेरे आर्टिकल 15 में जो राइट है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसका हनन है यह 1927 का ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको उस जो ऑर्डर है ये 1927 का, उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया कि यह हमारे संविधान का जो आत्मा है, जो ये गैर भेदभाव की आत्मा उसको का हनन कर रहा है, तो इसलिए उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। पर इसके विपक्ष, इसको सुधारने के लिए, इसको जो हमारे यहाँ का डिसएडवांटेज सेक्शन है उसको समानता दिलाने के लिए भारतीय जो संसद थी उसने पहला संविधान संशोधन पारित किया, जिसके जरिए उन्होंने एक आर्टिकल और जोड़ा भारतीय संविधान में, आर्टिकल 15(4), जिसके जरिए उन्होंने कहा कि अगर जो ये हमारे समाज का पिछड़ा तबका है, अगर उनको जो है समानता की स्थिति पर लाने के लिए या उनका जो है एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अगर उनके लिए किया जाता है तो यह आर्टिकल 16 का या आर्टिकल 29(2) का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से
कहीं ना कहीं इसने एक लीगल फ्रेमवर्क प्रदान किया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को। और साथ में ही हमारा आर्टिकल 16(4) भी है जो ये कहता है कि अगर जो अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शंस हैं हमारे समाज के, अगर उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वह भारत में इक्वालिटी मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन नहीं माना जाएगा, गैर भेदभाव का जो सिद्धांत है उसका वायलेशन नहीं माना जाएगा। तीसरा जो है अब सेपरेशन, न्यूट्रलिटी वाली अगर हम बात करें तो हाँ मानते हैं हमारा कोई राज्य धर्म नहीं है, हमारे यहाँ जो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके का रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दी जा सकती हैं, पर इसके एक्सेप्शंस भी हैं। स्टेट बार बार या बहुत कहते हैं कानूनी प्रावधानों से या अन्य तरीकों से धर्म के मतलब क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, जैसे कि फाइनेंशियल अफेयर्स हैं जो टेम्पल्स के, कि वहाँ पर कैसे वित्तीय जो कामकाज होगा वो कैसा होगा, उस पर भी बहुत बार हस्तक्षेप करता है। मंदिरों में एंट्री को लेकर भी बहुत राज्यों ने कानून बनाए हैं। आर्टिकल 17 है जिसने कि मतलब एक अस्पृश्यता को पूरी तरीके से बैन किया है, और जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उसका मॉडिफिकेशन किया है टाइम टू टाइम, जैसे 1955 का हिंदू कोड बिल मान लें। तो इस तरीके से जो है राज्य ने धर्म के क्षेत्र में समय समय पर हस्तक्षेप किया है, जो कि जो न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल है डी स्मिथ का, उसका वायलेशन है। पर यहां पर डी स्मिथ कहते हैं क्योंकि भारत की परिस्थितियां ऐसी थी, भारत को जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन और सिटीजनशिप और न्यूट्रलिटी के साथ साथ वो कुछ उसके एक्सेप्शंस दे, ताकि भारत में जो दबा हुआ तबका है, जो सामाजिक और धार्मिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, या जहां पर कुरीतियां हैं, उनमें सुधार लाया जा सके, उनमें बदलाव किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी था कि भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान किए जाएं, उन लोगों को या जो ऐसे जो खास एक्सेप्शंस दिए गए उनकी व्यवस्था की जाए, ताकि पिछड़े हुए वर्गों को समानता हासिल हो सके, उन्हें उनके जो समानता और स्वतंत्रता और बाकी अधिकार हैं उसका वो और अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके। इसीलिए ये एक्सेप्शंस जरूरी थे। दूसरा उन्होंने कारण और भी बताया इसके पीछे कि जो रिलीजन है भारत में वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो यहाँ पे ऐसा मतलब जो सुधार है, क्योंकि जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती तो वहाँ पर सुधार होना ज़्यादा आसान होता है, पर जब अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड तो चीज़ों में मतलब कोई भी चाहे धर्म हो चाहे कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कहीं पर अगर वहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो उसमें बदलाव या सुधार बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए यही परेशानी है कि भारत में जो धर्म है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके का सुधार लाने के लिए ज़रूरी है कि राज्य बाहर से हस्तक्षेप करे, क्योंकि धर्म अंदर से सुधार नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स इनऑर्गेनाइजेशन। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि डी स्मिथ ने कहा कि भले भारतीय संविधान में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के, सिटीजनशिप के या न्यूट्रलिटी के, पर वह किसी भी तरीके से भारत को गैर धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बनाते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसने ये डिविएशन सिर्फ इसलिए किए हैं क्योंकि यह उसके परिस्थिति की जरूरत थी, और ये डिविएशन सिर्फ वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म से है, ना कि सेकुलरिज्म से। यानी जो सेकुलरिज्म का वेस्टर्न आइडिया है उससे बदलाव है, ना कि पूरी तरीके से यह सेकुलरिज्म के आइडिया का खात्मा है या उसका एंड है। ठीक है, तो यह है डी स्मिथ का आइडिया भारतीय सेकुलरिज्म को लेकर। अब दूसरे महत्वपूर्ण इसमें विचारक आते हैं राजीव भार्गव। उनकी किताब का नाम है सेकुलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स। ये तीन तरीके के स्टेट की बात करते हैं, मतलब राज्य और धर्म के बीच कैसा संबंध हो, इसको लेकर वो तीन तरीके के आइडिया देते हैं। एक है हाइपर सब्सटेंटिव सेकुलरिज्म, इसका मुझे हिंदी नहीं पता है, अगर किसी को हिंदी मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। हाइपर सब्सटेंटिव सेकुलरिज्म, इसका मतलब है कि जहां पर राज्य और धर्म के बीच एकदम क्लियर सेपरेशन होता है, किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं होता, एकदम प्रॉपर अजनबीपन का व्यवहार होता है, ये हुआ हाइपर सब्सटेंटिव सेकुलरिज्म। यहाँ पर राज्य जो है धर्म को या दो तरीके से मतलब सेपरेशन होता है, डिस्करेज करता है। एक होता है पैसिव, एक एक्टिव। जो पैसिव होता है उसमें राज्य कोई भी मतलब धर्म के क्षेत्र में कुछ भी हो किसी भी तरीके से, मतलब वो उससे एकदम अलग रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता। जबकि दूसरा पैसिव है, वहां पर राज्य वहां एक्टिव जो है, वहां पर राज्य एक्टिवली इन्वॉल्व होता है धर्म को या धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को डिस्करेज करने के लिए। तो राजीव भार्गव कहते हैं कि जो ये हाइपर सब्सटेंटिव सेकुलरिज्म है वह एक सस्टेनेबल आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर जब धर्म को डिस्करेज किया जाता है या धर्म को खत्म करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि धर्म रिटेलिएट करता है, वह उसका विरोध करता है, जिससे कि आपस में जो धर्म और राज्य उसके बीच संघर्ष बनता है, और वो संघर्ष जो है वो शांति और व्यवस्था के लिए भी खतरा हो सकता है। दूसरा है अल्ट्रा प्रोसीजरल सेकुलरिज्म, इसका भी हिंदी मुझे नहीं पता,
अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अल्ट्रा प्रोसीजरल सेक्युलरिज्म का मतलब है कि यहाँ पर जो राज्य है और धर्म है दोनों एक प्रोसीजर के तहत या कुछ सिद्धांतों के तहत अपना अपना डोमेन बांट लेंगे कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ना मैं आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप करूंगा, ना आप, मतलब इस तरीके से बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है राज्य और धर्म को, और दोनों के एक दूसरे के कंपार्टमेंट्स में एक दूसरे को आना जाना मना होता है। तो ये भी वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, क्योंकि इतना कंपार्टमेंटलाइज होना आसान नहीं है धर्म और राज्य के लिए। तो इन सब का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देते हैं वो, जिसे राजीव भार्गव कहते हैं कॉन्टेक्चुअल सेक्युलरिज्म ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस, या इसे हम कह सकते हैं कि संदर्भात्मक धर्मनिरपेक्षता और उसूली फासला। ठीक है, प्रिंसिपल डिस्टेंस यानी उसूली फासला, और कॉन्टेक्चुअल सेक्युलरिज्म यानी संदर्भात्मक धर्मनिरपेक्षता। इसमें वो कहते हैं कि राज्य, यहाँ पर राज्य और धर्म का कोई एब्सोल्यूट मतलब डिवीजन नहीं होता, उनका एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं होता, वो पूरी तरीके से अलग नहीं होते, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं कि वहां पर जो भी देश है, जो भी व्यवस्था है, वहां पर कैसी स्थिति है, उसके हिसाब से राज्य और धर्म एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। और प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब यह है कि कुछ सिद्धांत तय कर दिए जाते हैं, अगर जब तक उन सिद्धांतों का वायलेशन ना हो तब तक राज्य धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, या फिर जब जो धर्म का के सिद्धांत, जो धर्म का एरिया, वो भी राज्य में तब तक इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक कि उस प्रिंसिपल का वायलेशन ना हो। अब इन्होंने प्रिंसिपल्स के नाम पर उन्होंने 3 मुख्य प्रिंसिपल बताए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को अन्य शब्दों में हम टॉलरेशन भी कह सकते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अगर इन तीनों पर किसी तरीके का प्रहार होता है धर्म के जरिए, तो राज्य को पूरा हक है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। इन जो ये प्रिंसिपल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उनको स्थापित करने के लिए वो धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो और देन अगेन उन्होंने यही कहा है कि जो सेक्युलरिज्म है वो कॉन्टेक्चुअल है भारत का संदर्भ अलग था, भारत की परिस्थितियां अलग थी, इसीलिए भारत ने पूरी तरीके से धर्म से अलगाव को, जो वॉल ऑफ सेपरेशन है, उसको ना मानकर धर्म में जरूरत के हिसाब से हस्तक्षेप करना जरूरी समझा। और उन्होंने वो कारण जो बताए कि प्रिंसिपल डिस्टेंस के कारण क्या है, उसूली जो फासला भारत ने अपनाया उसका क्या कारण है, तो उन्होंने सबसे पहला कहा भारत रिलीजियस प्लूरलिज्म है यहाँ पर, यानी धार्मिक बहुलवाद है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। अगर यहाँ पर जो है, इसीलिए जब बहुत सारे धर्म, बहुत सारे मतों के, बहुत सारे विचारधारा के लोग रहते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि एक व्यवस्था हो ताकि उनके बीच आपस में विरोध ना हो, आपस में संघर्ष ना हो। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है, कभी कभार राज्य को जरूरत पड़ सकती है कि वह उन व्यवस्था स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करें। दूसरा, कम्युनिटेरियन। उनका मानना है कि जो भारतीय धर्म है, जो भारत में जिस तरीके का धर्म है, वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, बहुत वैयक्तिक नहीं है, वह कम्युनिटेरियन है, सामुदायिक है, यानी कि धर्म एक समुदाय का मुद्दा है, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति का। तो जब वो समुदाय में आ जाता है, वो समाज का हिस्सा हो जाता है, पब्लिक इशू बन जाता है, तो वहां पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो इस वजह से जरूरी भारत में उसूली फासले का सिद्धांत अपनाया गया है। तीसरा है ऑप्रेसिव, इलिबरल एंड डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ रिलीजन, मोर स्पेसिफिकली हिंदुइज्म। उन्होंने कहा है कि जो ये ऑप्रेसिव नेचर है धर्म का, और जो है इसका इलिबरल यानी गैर उदारवादी, या फिर साथ में हम कह सकते हैं कि इसका गैर उदारवादी और भेदभाव मूलक जो नेचर है, प्रकृति है। ऑप्रेसिव का मतलब हुआ यहाँ पर शोषणकारी। ठीक है, तो शोषणकारी, गैर उदारवादी और जो भेदभाव मूलक नेचर है धर्म का, और खासकर हिंदुइज्म का, वह लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, जो व्यक्ति की गरिमा और उनके आत्मसम्मान पर कहीं ना कहीं प्रहार करता है। तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए जरूरी है, लोगों को एक समानता का जीवन, एक गरिमा में जीवन देने के लिए जरूरी है कि राज्य समय, मतलब अगर जरूरत पड़े, अगर उसके लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे मूल्यों का हनन हो रहा है धर्म के द्वारा, तो वह वहां पर हस्तक्षेप कर सकता है। और फिर चौथा पॉइंट जो कि डी स्मिथ से ही मिलता जुलता है कि हमारे यहाँ जो धर्म है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, संगठित नहीं है, तो इसीलिए जरूरी है यहाँ पर जो सामाजिक बदलाव है वो बाहर से आएगा, राज्य की तरफ से आएगा। धर्म अपने अंदर से सुधार नहीं ला सकता, अपने अंदर से बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि वह एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये राजीव भार्गव का मत था। इसके अलावा कुछ और विचारक हैं जो सेक्युलरिज्म के बारे में अपनी अपनी विचारधाराएं देते हैं, जैसे कि अमर्त्य सेन का मानना है कि जो सेक्युलरिज्म है वो सबके साथ एक समानता का व्यवहार करे, सभी धर्म के लोगों को उसके धार्मिक पहचान को नज़रअंदाज करते हुए सबके साथ एक समरूप व्यवहार करे, और साथ में ही जो है वो ये भी मानते हैं कि धर्म जो है वह पूरी तरीके से राज्य
का अलगाव है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ऑर्डर, एक जो कोई धार्मिक व्यवस्था है उस ऑर्डर को, जैसे अगर हम हिंदू रिलीजियस ऑर्डर कहें तो जो मनुस्मृति वाला ऑर्डर हुआ, इस तरीके के किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस ऑर्डर से खुद का सेपरेशन जो है वो धर्मनिरपेक्षता है अमर्त्य सेन की समझ में। और यहाँ पर अचिन विनायक जो है वो कहते हैं कि राज्य और धर्म का कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। स्टेट जो है उसका राज्य से यहाँ पर वो मदन और जो नंदी हैं, जो आशीष नंदी हैं और टीएन मदन है, उनकी आलोचना भी इस बात के लिए करते हैं कि जो टीएन मदन और नंदी हैं वह एम्बेडेड सेल्फ के आइडिया को बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार, उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं। एम्बेडेड सेल्फ का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति है उसकी जो पहचान है वह समूह में निहित होती है, एक ग्रुप में निहित होती है, ना कि जो है एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक फ्री इंडिविजुअल के तौर पर नहीं होती है। तो इसका विरोध करते हैं अचिन विनायक। अचिन विनायक कहते हैं कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो फ्री सेल्फ का है, जिसके खिलाफ मदन और नंदी एक कम्युनिटेरियन उसके एस्पेक्ट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि धर्म और रिलीजन का पूरी तरीके से सेपरेशन होना चाहिए और स्टेट को सभी रिलीजन के लिए टॉलरेंट होना चाहिए, यानी कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो माइनॉरिटी का धर्म हो, मेजॉरिटी का धर्म हो, सबके प्रति राज्य को एक सहिष्णु नज़रिया अपनाना चाहिए और सबको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए जो है, ताकि उसका मतलब जहाँ ज़रूरत हो उस क्या कह सकते हैं, सिविल सोसाइटी को वहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो सेकुलराइज हो सकें, वो धर्मनिरपेक्ष हो सकें अपने आइडियाज़ में। और वहाँ पर उन्होंने अचिन विनायक ने गांधी जी के आइडियाज़ का, जो अहिंसा का आइडिया है और जो ट्रस्टीशिप का आइडिया है, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा जो गांधी जी का ने धर्म और राज्य को मिलाया है अपने अहिंसा और ट्रस्टीशिप के आइडिया में, वो सिर्फ इसलिए मिलाया क्योंकि जो भारत का वर्ग संघर्ष है, जो कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ यहाँ का समाजवादी आंदोलन है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसे आइडियाज़ दिए हैं। तो जो है धर्म और राज्य के का जो एकीकरण है उसके खिलाफ अचिन विनायक ने कहा कि धर्म और राज्य को पूरी तरीके से अलग अलग होना चाहिए। नीरा चंडोक का जो मानना है वो ये है कि सेक्युलरिज्म जो है, जो धर्मनिरपेक्षता है, उसे पूरी तरीके से मतलब एक कहते हैं इंडिविजुअल, एक आज़ाद कॉन्सेप्ट के तौर पर हम नहीं देख सकते। उसका सोशल मतलब उसका जो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ये जो उसकी सिचुएशन है, जो उसका वो है कॉन्टेक्स्ट है, उससे हम बाहर निकालकर उसको नहीं देख सकते। हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना होगा। हमें समझना होगा कि जो इस कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब आधारों पर जो लोग हैं उनको मतलब सेक्युलरिज्म को किस तरीके से वहाँ पर वर्क कर रहा है, इन सब संदर्भों में, मतलब हम इन संदर्भों से आज़ाद करके सेक्युलरिज्म को नहीं देख सकते हैं। तो उन्होंने वैसे मेजरली कहा है कि सेक्युलरिज्म का मतलब दो आइडियाज़ होते हैं, एक तो हुआ सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, दूसरा होता इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो इन दोनों के बीच में भी उन्होंने इसको और एक्सटेंड किया और विस्तृत किया और कहा कि और ये जो दो मेजर चीज़ें, सेपरेशन और इक्वालिटी, इसको उन्होंने और ज़्यादा एक्सटेंड किया और उन्होंने कहा कि इसका मतलब चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला कि स्टेट जो है लोगों के जो धार्मिक विश्वास हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देगा, उससे खुद को पूरी तरीके से अलग रखेगा। दूसरा, स्टेट जो है वो किसी भी धर्म से खुद को एसोसिएट नहीं करेगा, किसी भी धर्म से खुद को जोड़ेगा नहीं। और इक्वालिटी पॉइंट पे उन्होंने कहा कि धर्म जो है सभी व्यक्ति को समानता के आधार पर धर्म, विश्वास और अंतःकरण, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, बिलीफ एंड प्रैक्टिस की आज़ादी देगा और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आइडिया है नीरा चंडोक का सेक्युलरिज्म का। अब इसके बाद हम क्रिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से जो भारतीय सेक्युलरिज्म है वह क्रिटिक से अछूता नहीं है, आलोचना से अछूता नहीं है। इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाओं की बात अगर करें तो सबसे पहला जो आलोचना आती है वो थॉमस ब्लोम हानसेन के से आती है। मतलब ये जो थॉमस ब्लोम हानसेन है, ये हालसेन नहीं है, HAL नहीं है, HAN है। थॉमस ब्लोम हानसेन जो हैं, क्रिस्टोफ जेफरलॉट और पॉल आर ब्रास, ये तीनों कहते हैं कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, उसको सबसे बड़ा खतरा हिंदू नेशनलिज्म से है, हिंदू राष्ट्रवाद से है। दूसरी तरफ नीरा चंडोक कहती हैं कि जो ये भारत में जो सेक्युलरिज्म है उसको तब पोस्ट नेहरू, मतलब जब कांग्रेस में नेहरू जी के देहांत के बाद जब दूसरे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे कांग्रेस के लीडर्स आए, तब से वो अपना जो कांग्रेस का आइडिया था धर्मनिरपेक्षता का, वो उससे
हट गए। ठीक है, और इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि 1984 के दंगे या फिर जो है 1992 में जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, उस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पर उस वक्त भी कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया। तो उन्होंने इन दो उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे कांग्रेस जो है नेहरू जी का जो आइडिया था सेकुलरिज्म में, जो नेहरू जी का विश्वास था सेकुलरिज्म में, उससे किस तरीके से कांग्रेस डिविएट हुई है। इसे उन्होंने कहा है कि ये क्राइसिस का टाइम है भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी हिंदू कार्ड खेलने से शाये नहीं हुई है, मतलब उसने समय समय पर हिंदू कार्ड भी खुलकर खेला है अपनी राजनीतिक गद्दी को बचाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए। यहीं पर एक जो तीसरे विचारक हैं रंजन और नीदा, उनका मानना है कि जो ये हैं कम्युनिटेरियन एंड लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट हैं, उन्होंने हिंदुत्व जो हेगमनी है, हिंदुत्व की जो आइडिया का जो प्रभुत्व है, उसके खिलाफ ये दो डिफरेंट विचार, दोनों जो विचारधाराएं हैं वो एक हो गई हैं। और जब ये एक हो गई हैं तो परेशानी ये हो गई कि इन्होंने, क्योंकि इन दोनों के लिए धर्मनिरपेक्षता का अलग अलग मतलब है, अब जब ये दोनों एक हो गई हैं तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता का जो मतलब है वो कंफ्यूजिंग हो गया है। तो यह एक क्राइसिस है इंडियन सेकुलरिज्म के लिए। इसके अलावा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण आलोचना आती है वो सूडो सेकुलरिज्म की आती है, जो कि बीजेपी की तरफ से आती है। बीजेपी का मानना है कि जिसे सूडो सेकुलरिज्म को हम हिंदी में छद्म धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। तो बीजेपी का मानना है कि जो कांग्रेस बार बार धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, वो धर्मनिरपेक्षता वास्तव में अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज है, वो उन्हें खुश करने के लिए जो पॉलिसीज बनाती है। क्योंकि कांग्रेस का मानना यह है कि जो धर्म है, इस बीजेपी की आलोचना है कि जो धर्म हिंदू धर्म है वह कास्ट और अन्य बहुत सारे आधारों पर फ्रेगमेंटेड है, बटी हुई है, जबकि मुस्लिम जो हैं वो धर्म के आधार पर एकजुट हैं। तो उन्हें वो एक एकजुट वोट बैंक है। अगर धर्म के आधार पर उन्हें अपीज किया जाए, उन्हें खुश किया जाए, तो पूरा उन्हें एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस करती आई है। उन्होंने मुस्लिमों के अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई है, माइनॉरिटीज के, रिलीजियस माइनॉरिटीज के अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई है, जो कि सूडो सेकुलरिज्म है, ना कि सेकुलरिज्म है। ठीक है, यहां पर एक और महत्वपूर्ण आलोचना आती है के एन पानीकर की तरफ से। के एन पानीकर का कहना है कि जो है हम भले थियोरेटिकली कहते हैं कि हम एक सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं थ्योरीज में, पर अगर हम व्यवहार में देखें तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो बहुत अलग है। भारत राज्य के तौर पर धर्मनिरपेक्षता से हटा है। और उसका उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, जो मुस्लिम वुमेन्स बिल है शाहबानो केस के दौरान, ये सब जो उदाहरण हैं भारतीय इतिहास में, वो बताते हैं कि किस तरीके से व्यवहार में भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता की नीति से डेविएट हुआ है, अलग हुआ है। तो ये है हमारा लेक्चर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म। और इसमें जो मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं तो ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू वेरी मच।